नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, वारी आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं वो तो आप जानते हो, लेकिन जो रिस्क है उसको समझना ज़रूरी है। रिस्क की बात करेंगे जो कि बिगेस्ट रिस्क है, और एक नहीं दो हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बात मार्केट की हो जाए। 24,800 के नीचे क्लोजिंग है। क्लोजिंग को उतना बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि क्लोजिंग जो है 24,750 के ऊपर हुई है। FII की तरफ से सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज जो मार्केट ने लो बनाया है, ठीक, 24,680 का, वो एक क्रूशियल लेवल कह सकते हो है आगे के लिए, क्योंकि पीछे भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी लगभग वही लो था। ठीक, मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, और इस वाली कैंडल पे भी लगभग वही लो था। फिर बाजार ऊपर जा कर के कुछ अच्छे लेवल को टेस्ट करके फिर से नीचे आकर के खड़ी है। क्लोजिंग लगभग जो उस दिन का लो था और जो उस दिन की क्लोजिंग थी, हम लगभग वहीं बंद हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ये दिक्कत क्यों नहीं है? केवल टेक्निकल चार्ट्स पे। और अगर ग्लोबल मार्केट्स गिरी तो भैया यही लेवल बन जाएगा रेजिस्टेंस, जो अभी सपोर्ट के रूप में हमारे लिए नीचे खड़ा है। बहुत दिनों से वो सपोर्ट काम कर रहा है। प्रोबेबली वो रेजिस्टेंस तब बनेगा जब ग्लोबल मार्केट से हमें कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई साहब, इनको कुछ तकलीफ है। तकलीफ क्या है? इनके अंदर इनहेरेंट वोलाटिलिटी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से वोलाटिलिटी चलती है कि हम कभी कभी उसको झेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप देखो, बैंक निफ्टी ऊपर खुली, ऊपर ही गई, ऊपर खुली, ऊपर ही गई, HDFC बैंक की बदौलत। बाकी इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, RBL बैंक क्या कर रहे थे वो आपको पता है। खैर, RBL बैंक आई डोंट नो इसमें है कि नहीं, लेकिन आप कोटक देखो, इंडसइंड देखो, और भी बैंक्स कुछ खास सपोर्ट कर नहीं रहे थे। और फिर क्या हुआ, यहाँ से देखो बैंक निफ्टी में भाई साहब, ये 4-4 मिनट की कैंडल्स हैं। मैं इकलौती 15 मिनट की एक कैंडल लगाना चाहूँगा। दिस सिंगल कैंडल इज वर्थ 300 पॉइंट्स। आधा % से ज़्यादा बैंक निफ्टी गिर गई 15 मिनट के अंदर, चुटकी बजाते ही। एक बारी रिकवरी करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई, और डे लोज पे जा करके हुई है क्लोजिंग। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब ये डे लोज पे क्लोजिंग तो हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी भागी भी थी पिछले 2 दिनों में, तो इसीलिए इस क्लोजिंग को भी आप बुरा नहीं बोल सकते हो। बहुत ही क्रूशियल लेवल है 52,000 का साइकोलॉजिकल, वहाँ बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। तो नेट अगर क्लोजिंग देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है टेक्निकल चार्ट्स पे। ठीक, ऑप्शन डेटा भी कुछ खास दिक्कतें यहाँ आपको नहीं सुझाएगा, लेकिन जो दिक्कत आ सकती है ग्लोबल मार्केट से आएगी। अभी तो वो भी आने के आसार नहीं है, क्योंकि भैया हमारे यहाँ के रिजल्ट 2 कौड़ी के आ रहे हैं और वहाँ पर रिजल्ट धमाधम आ रहे हैं, बढ़िया। नेटफ्लिक्स जैसा स्टॉक वहाँ बूम मचा रहा है, धूम मचा रहा है, और हमारे यहाँ तो बैंक तक प्रॉफिट ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। उनके यहाँ भी दिक्कतें चल रही हैं, कुछ कर नहीं सकते। नेटफ्लिक्स का ही ज़माना है साहब। HDFC बैंक सोचो, आज HDFC बैंक और रिलायंस अगर बाज़ार को नहीं बचा रहे होते, ठीक है, आज वैसे रिलायंस भी लगभग 1% ऊपर था। कितना? नहीं, ज़्यादा नहीं, 18। मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तब ये 1% ऊपर था, तब भी पौने 1% ऊपर है। रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गए, ये दोनों मिल के बचा रहे थे। अदरवाइज बैंक निफ्टी का हाल तो बहुत बुरा होता। HDFC बैंक अगर 3% लगभग ऊपर ना होता, इसमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन जो रिलायंस है उसने भी अपने एंगल से पूरी मदद करने की कोशिश की। रिलायंस ने निफ्टी को ओवरऑल बचाया और HDFC बैंक ने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को बचाया। कुछ गंदे रिजल्ट्स आप देखो, टाटा कंज्यूमर पिछले कई दिनों से धड़ाधड़ गिर रहा था, अंदेशा था कि रिजल्ट बुरा आएगा, लेकिन बुरा तो आएगा ये सब जानते थे, यहाँ से कुछ नहीं होता, हो सकता है छोटी मोटी बाइंग ही आ जाती, लेकिन इतना बुरा आएगा वो किसी को नहीं पता था। आप जाकर के देखो, ये पहली बार प्राइस इन्होंने जब टच किया था, कितना बढ़िया रिजल्ट देते हुए ये ऊपर जा रहे थे। और फिर यही होता है, बिजनेस इज़ ऑल अबाउट दीज थिंग्स। आप चेक करो कि आप बढ़िया बूम पे जाओगे, दिक्कतें आएंगी, फिर उसको आप सुधारोगे, फिर कुछ दिन स्टेबल रहोगे, फिर बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। एंड दिस इज़ द सिनारियो ऑफ बिजनेस। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसी ही चीज़ें होती हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, स्टॉक मार्केट में रिस्क है, और उसको आपको समझ के ही यहाँ पर रहना चाहिए। अब आप में से सब, मतलब मैं तो कहूँगा इस वक्त हर बंदा एक्सपर्ट है, सबको पता है वारी में अप्लाई करना है, हर कोई चारों तरफ से करेगा। आपको भी पता है अप्लाई करना है, लेकिन अगर मान लो जो आप चाह रहे हो वो नहीं हुआ तो क्या करोगे? और ज़्यादा चांसेस इसके नहीं है कि जो आप चाह रहे हो वो ना हो, लेकिन अगर हो गया तो आप क्या करोगे? लोग फंस जाते हैं, और बहुत दिनों के लिए फंस जाते हैं। कि स्टॉक आपको दिखाता हूँ, ओला इलेक्ट्रिक ठीक ठाक प्राइस पे लिस्ट हो गया, मतलब लिस्टिंग गेन उतना नहीं दिया, तो लोगों ने दुम दबा के खरीदा, दुम दबा के नहीं, दम लगा के खरीदा, दुम दबा करके तो भागते हैं, ठीक है, खूब खरीदा,
रिटेल क्या किया यहाँ पर आप जाकर के चेक करना, वॉल्यूम लगाओगे और ओवरऑल जब आप डेटा देखोगे तब आप दंग रह जाओगे। और उसके बाद क्या हुआ, टॉप बन गया, टॉप बन गया। अभी देखो जहाँ लॉन्च हुआ था वहीं पहुँच गया है। और होल्ड करने वाले भी लोग होते हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि कभी भी किसी आईपीओ में अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म भूल के मत सोचना, एवरेज करने की बात मत सोचना, ऐड करने की बात मत सोचना, ये आप ही के अगेंस्ट जाती है बातें। रूल लगा करके ही मार्केट में रहा करो, चाहे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं रिस्क की जो वारी में है। और ये वाला जो रिस्क है इस पर डिस्कशन भी होना चाहिए, मैं तो कहूँगा हर जगह होना चाहिए, आपको भी समझना पड़ेगा। बात क्या है, बात भाई यहाँ से आ रही है कि जो इनका रॉ मटेरियल है, और ये सिर्फ एक जगह से रॉ मटेरियल नहीं लाते हैं। आप कह दो कि चाइना में हम जाते हैं, ये चाइना है, मान लेते हैं ये चाइना है गोल मटोल सा, हम यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर के इंडिया में आ जाते हैं, या हम यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मंगा लेते हैं। यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है। आप समझ गए, समझ गए। अब क्या होता है कि जो इनकी कॉस्टिंग है वो कभी कभी यहाँ की जगह यहाँ से मंगाने पे बढ़ जाती है, और यहाँ से यहाँ मंगाने की कॉस्टिंग वो डिपेंड करता है, वहाँ की कंपनियाँ पता है सरकारी वहाँ की चलाती है, मतलब इंटरफेरेंस बहुत होता है, चलाती तो नहीं है लेकिन इंटरफेरेंस बहुत होता है। कह देगी यहाँ से मत भेजो, यहाँ से भेजो। तो इनकी मजबूरी है कि जो फ्लक्चुएशंस होते हैं रेट में, कभी मान लो ये जो चीज़ 100 में खरीद रहे हैं ना, ये इनको 110 में भी खरीदनी पड़ जाती है। यानी कि मार्जिन का जो फ्लक्चुएशन है इंपोर्ट पे वो बहुत भयंकर है, इस पे आपको ध्यान रखना है। और उससे भी पहले जो बिगेस्ट रिस्क है वो वाला तो आपको समझना है कि ये चाइना से डीलिंग कर रहे हैं, और हमारा 36 का आंकड़ा होता है चाइना के साथ। ठीक, इनकी डीलिंग चाइना के साथ है। दूसरी चीज़, इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा अंदर जा करके देखोगे तो हमारे यहाँ भी ये जो सेक्टर है ना, सोलार सेक्टर, इस पे सरकार बहुत फोकस कर रही है, और बहुत सारी मेहरबानियाँ इनको सरकार की भी चाहिए। सरकार का भी पूरा फोकस है उस पर। पीएम सूर्योदय, पीएम मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, ये सब उसी तरफ इशारा कर रही हैं। इवन सरकार सब्सिडी तक दे रही है 60, 70, 78 हज़ार की, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। तो इससे एक एंगल से इनको एडवांटेज भी, और दूसरे एंगल से अगर कुछ आगे चल करके गड़बड़ होता है सरकार के एंड पे तो क्या होगा स्टॉक का, वो आप जानते हो। ठीक है, तो यही आपको देखना है कि जो इनके मार्जिन में फ्लक्चुएशन है और वो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ हैं, याद रखिएगा। एक और बात आपको बताता हूँ, जो इनके रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मंगाते हैं, इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, उसको अपने प्रोडक्ट में यूज करते हैं। ए प्रोडक्ट में जो मान लेते हैं XYZ लगता है, मतलब रॉ मटेरियल का भी रॉ मटेरियल, समझ रहे हो ना। आपने पढ़ा होगा फिनिश्ड गुड, इंटरमीडिएट गुड, अगर आप पढ़े होगे इकोनॉमिक्स तो जो इंटरमीडिएट के भी पहले लगता है, बिल्कुल रॉ मटेरियल का भी रॉ मटेरियल कह दो ठीक है, उसमें भी बड़े फ्लक्चुएशंस हैं भाई। वो जिस तरीके से चाइना माइनिंग करता है अपने अलग अलग जगहों पे, उसमें भी मतलब रेट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो। अब जो यहाँ पर रिस्क लिखा हुआ है उसको समझते हैं, क्योंकि ये भी छोटा रिस्क नहीं है। द कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन इट्स टॉप 10 कस्टमर्स। याद रखिएगा, सिर्फ 10 ऐसे कस्टमर्स हैं जो इनको 40% का रेवेन्यू देते हैं। अब ये भी तो गलत बात है ना भाई, एक कस्टमर हमारा गायब हो गया, एक कस्टमर अगर हमसे चला गया तो 4% हमारा रेवेन्यू कम हो गया ना, सीधे सिर्फ एक कस्टमर के जाने से। क्योंकि 10 कस्टमर 4 दे रहे हैं, एक कस्टमर 4% का इनको सीधा रेवेन्यू दे रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन अभी कम है, इसको भी एक एंगल से आप रिस्की ही मानिएगा। हाँ, ये उनके लिए जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए मैं आपको बता दूं, आप ज़बरदस्ती का रिस्क मत लेना। एक ही लॉट पहले तो अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सब लोग वो कर देंगे। कोई ये समझदारी ना दिखाए मैं 2 लॉट 5 लॉट 15 लॉट में कर दूंगा तो हमको पहले मिल जाएगा। नहीं भाई, पहले एक लॉट वालों को दे दिया जाता है, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तभी 2 लॉट वालों को कंसीडर किया जाता है। अगर आईपीओ नहीं भरा होता तब ऐसा कुछ हो कि जो 2 लॉट वाले हैं उनको दे दिया जाए, उससे पहले कोई चांस ही नहीं बनता। तो ज़्यादा समझदारी यही होती है। दूसरा, देख लेना कि कितने गुना सब्सक्रिप्शन होता है। ओला में भी देखो 4 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था, 5 गुना, मतलब ओला ने बोला हमको 1000 करोड़ रुपए दे दो रिटेल इन्वेस्टर बोले यार हमारा दिल बड़ा है, तुम 1000 करोड़ काहे मांग रहे हो, 5000 करोड़ मांगो हम तुमको दे देंगे, 4000 करोड़ दे देंगे। और देख लो 150 से 75 80 आ गया, 80 प्रोबेबली 80 आ गया। देख लो क्या हो गया। अब 100% चलेगा तो 150 जाएगा। ये होता है
ट्रैप बुना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी बुरी है, लेकिन जिस तरीके से ट्रैप बुना जाता है कि आप उसके लिए रेडी रहते हो, बस यही देखना है। ये तो हो गई बात रिस्क की। मैंने जो चाइना वाला फैक्टर बताया ना, वो सच में रिस्की है, इतना याद रखिएगा, सच में रिस्की है। आप तत्वा की बात मैं करता हूँ, उस पर मैंने अभी वीडियो भी बनाई है, आप उसके बारे में पहले पता कर लेना कि वो स्टॉक, मैं अभी चार्ट लगा करके आपको दिखाता हूँ वो स्टॉक क्यों गिर रहा है, आप पता करना। और जो मार्जिन पे जब डेंट आता है ना, वो झेला नहीं जाता, बस इतना याद रखिएगा। मार्जिन पे जब डेंट आता है, ये भी भाई साहब, इसका भी प्रीमियम कम नहीं था, इसमें भी सब्सक्रिप्शन बहुत हुआ था। ठीक है, मैं वीकली कैंडल लगा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं, बम सब्सक्रिप्शन हुआ था। जहाँ पर प्राइस आया था वहाँ से आई डोंट नो, शायद इसमें भी बढ़िया वाला लिस्टिंग गेन हुआ था, 70-80 से ऊपर ही हुआ था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन आप वीकली कैंडल्स देखो, स्टॉक ऊपर गया और फिर मार्जिन पे प्रेशर आया, आप देखते जाओ। एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छाई की बात करें तो मुझे अगर सिर्फ एक चीज़ पे बताना हो कि क्या चीज़ आपको कंपनी में सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो सेगमेंट तो सबको पसंद है, सोलर सेक्टर ये सबको पसंद है, होना भी चाहिए। ग्रीन एनर्जी पे हम सबका फोकस होना ही चाहिए, ये तो सबको पसंद है। लेकिन भाई साहब, मैनेजमेंट जितना हम्बल है ना, मतलब ऐसे मैनेजमेंट बहुत रेयर होते हैं इंडिया में, बहुत रेयर। हमारे आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी छोड़े हैं कि आप उनके शेयर्स खरीद के पैसे कमाओ। Hyundai के मुंह पे एक करारा, क्या बोलें, मतलब होता है ना कि हम दूसरों को दिखाते हैं आईना, देखो भैया, ऐसे भी मैनेजमेंट्स होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर का भला चाहते हैं। उनको महंगे शेयर ला करके चिपकाते नहीं हैं, क्योंकि ये आपसे जो पैसा लेंगे प्योरली बिजनेस में लगाएंगे, अपनी जेब में नहीं डाल के भाग जाएंगे Hyundai की तरह। ठीक, तो ये सबसे अच्छी बात लगी। प्लस आपको वारी का मतलब नहीं पता होगा, आप पता कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। ये हनुमान जी के एक मंदिर के ऊपर है, जो कि इन्हीं के विलेज एरिया से रिलेटेड है। इस पे ज़्यादा रिसर्च आपको करनी नहीं पड़ेगी। सोचो कितनी अच्छी बात है, कितने ज़मीन से जुड़े हुए प्रमोटर हैं जो कोई तड़कता भड़कता नाम ना रख करके अपने गांव के किसी एक मंदिर पे जा करके नाम रख रहे हैं, कनेक्टेड टू द रूट्स। तो ये एक अच्छी बात होती है। और वहीं से ये बात भी आती है कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर है या अन्य इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए हम कुछ रूम छोड़ें, ग्रोथ का रूम छोड़ें। एक चीज़ और, उसको आप नेगेटिव मानो या एक एंगल से कुछ लोग पॉजिटिव भी मानते हैं, आपके ऊपर है ये काम। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ज़रूर देखनी है, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। कॉम्पिटिटर एज सच कुछ है नहीं, कंपनी के बारे में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, मैंने आपको रिस्क बता दिया, ये आपको समझना है। बाकी जो जियोग्राफिकल रिस्क है, इस पे भी आप फोकस कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा इंडिया में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इंडिया से बाहर का जो बड़ा रिस्क है, चाइना वाला, उस पर आपको विशेष फोकस करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो किसी भी एंगल से, तो इंटरनल मैटर्स में अगर सरकार बदलती है या सरकार कुछ भी इधर उधर की बातें करने लगती है, तो वो एक रिस्क बड़ा बन जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये रिस्क ये भी है कि अदानी अंबानी भी इस बिज़नेस में आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आकर के इस सेगमेंट में काम करेंगी। बिल्कुल करेंगी, लेकिन इससे इनका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज़ है, इनके पास पूरा एक्सपीरियंस है। और हो सकता है कि इनको मतलब वो लोग जब आएँ तो इन्हीं के क्लाइंट्स बन के आ जाएँ, मतलब ये उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसको आप नेगेटिव मत मानिएगा, वो एक पॉजिटिव ही बात आएगी। और कंपटीशन आता है तो कस्टमर के लिए भी अच्छा होता है, कंपनी के लिए भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात वारी की। बाकी मार्केट, अगर हम सम अप करें मार्केट का एनालिसिस, तो भैया आज दिक्कत तो थी मार्केट में, और ये जो दिक्कत है हमको रिलायंस और HDFC बैंक के कारण दिख नहीं रही है। चलिए, मैंने NSE की वेबसाइट खोल ली, आपको दिखाता हूँ। मिड कैप देखिए, हालत ख़राब है भाई। केवल इंडियन होटल छोड़ दो, जो कि क्लोज टू थोड़ा सा ही ग्रीन में बंद हुआ है। आप देखो, एक तरफ से पिटाई हुई है। कोफोर्ज, आइडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, हिंद पेट्रो, पॉलीकैब, एम्फेसिस, कमिंस इंडिया, सब 4-4, 5-5% गिरे हैं। उसके बाद पाइन इंडस्ट्रीज, कॉनकॉर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, वोल्टास, AU बैंक, दिख नहीं रहा है क्या गुरु? गुरु, AU बैंक, अशोक लेलैंड, भारत फोर्ज, HDFC AMC, पेज इंडस्ट्रीज, UPL, IDFC फर्स्ट बैंक, ल्यूपिन, फेडरल बैंक, देख रहे हो सब 1.5, 2, 2.5% नीचे हैं। खैर हमारे भी आज नीचे है, खरीदने का मन हो रहा है, लेकिन 1100 रुपये ही नीचे, 11,000 नीचे आए तो एक बार सोचे भी। बाकी ठीक है, अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। मिड कैप का हाल आज सच में बुरा था, बड़े स्टॉक्स नहीं टूटे, लेकिन छोटे स्टॉक्स में कुछ बचा भी नहीं ऐसा लग रहा था। ओला इलेक्ट्रिक 6% नीचे, आप जाकर के देखो।
मिड कैप और स्मॉल कैप की आज भयंकर पिटाई हुई है। ठीक, तो जो ब्रॉडर मार्केट्स का कॉन्फिडेंस हिला है वो ऐसे नहीं है कि ग्लोबल मार्केट को देख करके हिल रहा है, वो सिर्फ FIIs के कारण हिल रहा है। और DIIs भी अभी कुछ खास पैसा वहाँ पर डाल नहीं रहे हैं, वो भी पैसा डाल रहे हैं बड़े स्टॉक्स में। तो कुछ बड़े स्टॉक्स सही पॉइंट पे आकर के खड़े हैं, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी वारी के लिए आप अप्लाई अगर कर रहे हो तो कुछ सजेशंस मैंने बीच में दिए हैं, उस पर आपको फोकस करना है। मैं अगर आपको अप्लाई करने के लिए बोलूँगा तो आखिरी दिन ही बोलूँगा, उसी दिन कीजिएगा। अभी से मैं बोल दे रहा हूँ, कंपनी मुझे पसंद है, मैनेजमेंट मुझे पसंद है, सेक्टर मुझे पसंद है, प्राइस भी मुझे पसंद है, लेकिन जो रिस्क हैं उसके लिए आपको रेडी जरूर रहना है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।